हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं रेशो एनालिसिस इन योर थर्ड बुक, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसमें हम रेशोज़ की कैटेगरीज देख रहे थे। हम अब तक देख चुके हैं लिक्विडिटी रेशोज़, पूरी कैटेगरी देख चुके हैं। इसके अंदर हम कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को टेस्ट करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि कंपनी कितनी केपेबल है अपनी करंट लाइबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। उसके अंदर हम दो रेशोज़ कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो या लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशियो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, दैट इज़ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो या सॉल्वेंसी रेशियो, जहां पर हम कंपेयर करते हैं कंपनी की कैपेबिलिटी को टेस्ट करते हैं टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लोन्स को। तो वहाँ पर हमने चेक किया था फर्स्ट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो, जहाँ पे हम डेट को इक्विटी से कंपेयर करते हैं, और दूसरा रेशियो जो हमने देखा था दैट इज़ टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आज हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए तीसरा रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट इज़ प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इज़ वेरी सिमिलर टू टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो में हम कंपनी के टोटल एसेट्स, दैट इज़ वो एसेट्स जो फिक्टिशियस नहीं हैं, जिनसे रिकवरी हो सकती है, उन एसेट्स को कंपेयर कर रहे हैं डेट से। हम देख रहे हैं कि कंपनी का टोटल डेट कितना है और उसको पे करने के लिए कितनी एसेट्स हैं कंपनी के पास। एज सिंपल एज दैट, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। वहीं प्रोप्राइटरी रेशियो में हम कंपनी के टोटल एसेट्स को कंपेयर करेंगे ओनर्स फंड से या प्रोप्राइटर्स फंड से या शेयर होल्डर्स फंड से। ऑल मीन्स द सेम। ओनर्स फंड जो डेट इक्विटी रेशियो में इक्विटी है दोस्तों, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, इज प्रोप्राइटर्स फंड एज वेल। तो हम यहां पर कंपेयर कर रहे हैं कि टोटल एसेट्स एज कंपेयर टू प्रोप्राइटर्स फंड क्या रेशियो में है। बाय दिस वी आर सिंपली चेकिंग कि एसेट्स का कितना परसेंटेज या कितना प्रपोर्शन इक्विटी से फाइनेंस्ड है। देखिए, एसेट साइड क्रिएट करने के लिए हमारे पास लाइबिलिटीज में क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। वन इज ओनर्स फंड, सेकंड इज बोरोड फंड, एंड देन देर आर current liabilities. If you're not considering them as a part of borrowed fund, current liabilities are anyways borrowed only. टोटल डेट की जगह मैं लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहा हूं। तो लॉन्ग टर्म डेट और करंट डेट हो गया और साथ में ओनर्स फंड हो गया। ये तीन चीजें हैं जिससे हम सारे एसेट्स को अक्वायर करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कितना पोर्शन ऑफ योर एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय योर ओन मनी, एंड योर ओन मनी, कंपनीज ओन मनी, इज प्रोप्राइटर्स फंड। सो द रेशियो बिकम्स, एक बात जो नोटिस वर्दी है यहाँ पे वो ये है कि टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट्स न्यूमरेटर में आता है, तो ये रेशियो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि टोटल एसेट्स वुड एनीवे बी ईदर ग्रेटर देन टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट, और कैन बी इक्वल। छोटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा होने का मतलब है कि सारे एसेट्स सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट से कम है, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर इक्वल। टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज आर इक्वल। तो प्रोप्राइटरी रेशियो में चेंज क्या है दोस्तों फ्रॉम टोटल एसेट टू डेट रेशियो, दैट टोटल एसेट टू डेट रेशियो में न्यूमरेटर में टोटल एसेट्स आता है और प्रोप्राइटरी रेशियो में डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स आता है। ऊपर आ जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड, नीचे आ जाएगा टोटल एसेट्स। डेट इक्विटी रेशियो के दोनों एलिमेंट्स के बीच में ये दोनों रेशियोज डिवाइड हो जाते हैं। First was debt equity ratio, that is long term debt upon shareholders fund. Then total asset to debt ratio, तो यहाँ पे total assets upon long term debt, assets numerator में आता है, और proprietary ratio के अंदर proprietors fund numerator में आएगा और denominator में आ जाएंगे total assets. Proprietors fund is also known as shareholders fund and also known as net worth. और इसको calculate करना हमने ऊपर भी सीखा था। शेयर होल्डर्स फंड इज बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड अगर हमें ये डायरेक्टली नहीं दे रखा है तो हम टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को सबट्रैक्ट करके भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब प्रोप्राइटरी रेशियो के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इस कैटेगरी का लास्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कवर कर लेंगे। बट फॉर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोप्राइटरी रेशियो। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो। सो हियर यू गो। आज हम प्रोप्राइटरी रेशियो के साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करेंगे जैसे, क्योंकि इंफॉर्मेशन उसमें सफिशिएंट अवेलेबल होती है सो दैट वी आर एबल टू कैलकुलेट से डेट इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे साथ में।
पहला रेशियो हमें यहाँ क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो and proprietary ratio from the following information. First, what I am doing is I am calculating the debt equity ratio. Now, what is debt equity ratio? We have already studied debt equity ratio. नाम के अंदर ही फॉर्मूला है दोस्तों, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स plus long term provisions. Always write the formulas regardless of how many time the question is coming. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहाँ फॉर्मूला लिख देना है, मार्क्स होते हैं फॉर्मूला के. इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. चलिए दोस्तों हम कलर स्कीम से चलते हैं ताकि फिगर्स वापस कैलकुलेट नहीं करने पड़े. लॉन्ग टर्म डेट में आने वाले एलिमेंट्स को मैं रेड मार्क कर दूंगा और शेयर होल्डर्स फंड में आने वाले एलिमेंट्स को मैं ब्लू मार्क कर दूंगा. तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, ये शेयर होल्डर्स फंड में चला जाएगा. जनरल रिजर्व दे रखा है, ये भी चला जाएगा. पीएनएल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, ये सबट्रैक्ट हो जाएगा. पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो भी सबट्रैक्ट हो जाएगा. 6% डिबेंचर्स दे रखे हैं दोस्तों. ये जो है 6% डिबेंचर, ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट है. लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई लॉन्ग टर्म ही होगा. करंट लाइबिलिटीज़ नहीं आएंगी, गुडविल नहीं आएंगी, अदर नॉन करंट एसेट्स भी नहीं आएंगे और करंट एसेट्स भी कहीं नहीं आएंगे. ये प्रोप्राइटरी रेशो को कैलकुलेट करने में काम आएंगे, इधर इनका कोई रोल नहीं है. सो लेट्स जस्ट रिप्लेस द फिगर्स इन द फॉर्मूला. लॉन्ग टर्म डेट की मैं टोटल कर लेता हूँ. मुझे 10 लाख रुपए के 6% डिबेंचर्स है. आपको ये कैलकुलेशन ज़रूर दिखानी है, एक बार लिखना है. लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू 6% डिबेंचर्स प्लस लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई. तो लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा 17 लाख रुपीज़ का और उसके साथ हमें कैलकुलेट करनी है शेयर होल्डर्स फंड. तो शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगी 15 + 10 25, 25 - 1 24 लाख रुपीज़ की. राइट फ्रेंड्स, और अब हमें इसको कैलकुलेट करना है. तो 17 डिवाइडेड बाय 24 विच इज़ 0.708:1 एंड दिस इज़ अ गुड साइन. कंपनी की डेट बोरोइंग कैपेसिटी अभी अवेलेबल है. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कंपनी ने अपना पूरा डेट बोरो नहीं कर रखा है, लेवरेज नहीं ले रखी है, बट कंपनी के लिए डेट कम है तो इट इज़ अ गुड साइन. कंपनी और डेट बोरो करना चाहे तो कन्वीनियंटली कर सकती है. सेकेंड रेशियो वी गोना कैलकुलेट इज द प्रोप्राइटरी रेशियो जो अभी हमने सीखा. एंड प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला दोस्तों प्रोप्राइटर्स फंड न्यूमरेटर में आता है. प्रोप्राइटर्स फंड या फिर आप कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स. ठीक है, एंड प्रोप्राइटर्स फंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर होल्डर्स फंड आता है 24 लाख रुपीज़ का. अभी कैलकुलेट किया प्रोप्राइटर्स फंड. नाउ वी नीड टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स के लिए मैं चलिए ग्रीन ले लेता हूँ. देखिए टोटल एसेट्स में गुडविल आ जाएगी, इट्स पार्ट ऑफ एसेट्स. हम यही मानेंगे कि परचेज गुडविल है और एसेट्स में दिखाई जाएगी. अदर नॉन करंट एसेट्स ये भी आ जाएंगे एंड करंट एसेट्स भी आ जाएंगे क्योंकि मुझे टोटल एसेट्स चाहिए. करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ कोर्स नहीं आएंगी. तो 5 लाख प्लस 22 लाख, 5 लाख प्लस 22 लाख प्लस 18 लाख. तो टोटल एसेट्स जो हैं वो हो जाएंगे 45 लाख रुपीज़ के. टोटल एसेट्स हैं ये. और अब अगर हम इसे कंपेयर करें तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख तो रेशियो आता है 0.533/1. दैट मीन्स 53% ऑफ द एसेट्स आर फाइनेंस्ड थ्रू द मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर्स फंड. खुद के पैसों से परचेज्ड हैं. तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा एसेट्स जो कंपनी के हैं वो प्रोप्राइटर्स फंड के हैं, विच इज़ अ डिसेंट थिंग, नॉट अ गुड साइन. जितने ज़्यादा फाइनेंस्ड हो उतनी अच्छी बात होती है. एसेट्स की बैकिंग जो है कंपनी की वो यहाँ पे डिसेंट है. आधे एसेट्स खुद, ऑलमोस्ट आधे एसेट्स खुद के पैसों के, मतलब बचे हुए एसेट्स जो हैं वो उधार के हैं. आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा. डेट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो. याद रखने वाली बात यह है कि प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटर्स फंड न्यूमरेटर में आता है एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो में सिचुएशन रिवर्स रहती है.
दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के अभी तक लर्न किए हुए तीनों रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट एज वी नो इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, and shareholders fund as we know is equity share capital plus preference share capital plus reserve and surplus. Let's mark. तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इधर ही आएगा, जनरल रिजर्व भी यहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये सभी एलिमेंट्स जो हैं ये शेयर होल्डर्स फंड के हैं। एक बार शेयर होल्डर्स फंड की टोटल कर लेते हैं। 3 लाख प्लस 1 लाख 4 प्लस 180 580 एंड प्लस 120 दैट इज 7 लाख। तो शेयर होल्डर्स फंड यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 7 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे जो P&L अकाउंट का बैलेंस है वो नेगेटिव नहीं है पीछे की तरह, वहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन था वहाँ पे P&L अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस था, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर मैं वैसा नहीं करूँगा, यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस है। इसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है माय डियर फ्रेंड्स इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर एक ही एलिमेंट दिख रहा है, दैट आर डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स का जो बैलेंस है आई गेस नीचे से थर्ड फिगर दैट इज 3 लाख का है। सो 3 लाख का डेट हो जाएगा। 10 लाख की टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है इनकी देखा जाए तो, जिसमें से 3 लाख उधार का पैसा है और 7 लाख जो है वो खुद का पैसा है। तो डेट इक्विटी रेशियो आता है 0.43, आई एम राउंडिंग इट ऑफ, इज टू 1, 0.43:1। ये हो गया हमारा डेट इक्विटी रेशियो। इससे क्या कंक्लूड करते हैं हम, इट इज़ अ गुड साइन। कंपनी ने अपना डेट बोरिंग कैपेसिटी अभी फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रखा है। मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू ओनर्स फंड, एंड इफ द कंपनी नीड्स टू बोरो मनी इन फ्यूचर वो आसानी से कर सकती है, अभी स्कोप है, ठीक है ना, क्योंकि आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 माना जाता है। तो 1 रुपये ओनर्स फंड पे 2 रुपये तक का उधार लिया जा सकता है। सेकेंड रेशियो दैट वी नीड टू कैलकुलेट इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो, एंड बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। एंड टोटल एसेट्स इज दी एसेट साइड की टोटल, इसमें बस फिक्टिशियस एसेट्स नहीं इंक्लूड करने हैं, कुछ इशू एक्सपेंसेस वगैरह हैं तो वो नहीं इंक्लूड करने हैं, बाकी टैंजिबल इंटैंजिबल सभी एसेट्स लेने हैं। यहाँ पर दोस्तों सिचुएशन ये है कि हमें बता ही नहीं रखे हैं टोटल एसेट्स कितने हैं। सो आई कैन से दैट टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, एंड विच इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज, राइट। टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज बराबर होंगी। शेयर होल्डर्स फंड अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, शेयर होल्डर्स फंड 7 लाख रुपीज़ का है। लॉन्ग टर्म डेट प्रीवियस रेशियो में कैलकुलेट किया दैट इज 3 लाख, एंड करंट लाइबिलिटीज़ को अगर मैं यहाँ मार्क करूँ तो करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी ट्रेड पेबल्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज 2 लाख। तो प्लस 2 लाख की करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी। तो यहाँ से निकल जाएंगी हमारी लाइबिलिटी साइड की टोटल, दैट इज 12 लाख, और मैं कह सकता हूँ कि यही टोटल एसेट्स भी होंगे। तो 12 लाख के टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट अभी कैलकुलेट किया दैट इज 3 लाख। तो अगर हम एसेट की बैकिंग देखें टू पे ऑफ डेट इज 4:1, 4 गुना ज़्यादा एसेट्स हैं टू पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, विच इज़ अ गुड साइन, विच इज़ रादर अ वेरी गुड साइन। 4 टाइम्स हैं डेट के। 4 रुपए के एसेट्स हैं अगर तो 1 रुपए का उधार है। थर्ड रेशियो जो हमसे कहा है दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो, जो हम अभी सीख रहे हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो, एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड न्यूमरेटर में आएगा एंड टोटल एसेट्स, दोनों ही फिगर्स कैलकुलेटेड हैं। शेयर होल्डर्स फंड इज 7 लाख एंड टोटल एसेट्स अभी कैलकुलेट किए टोटल लाइबिलिटीज के थ्रू, दैट इज 12 लाख। तो 7 डिवाइडेड बाय 12 रेशियो आ जाता है 0.583:1। तो 1 रुपए के अगर आपके पास एसेट्स हैं तो उस पर 0.58 के आपके प्रोप्राइटर्स के फंड हैं।
तो ऑलमोस्ट 58% ऑफ द एसेट्स आर फाइनेंस्ड थ्रू ओनर्स फंड, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। ठीक है, तो कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे इस कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर है और लेवरेज अनयूटिलाइज्ड है, अगर चाहे तो यूटिलाइज कर सकती है। बाय लेवरेज अनयूटिलाइज्ड आई मीन कि कंपनी को अगर फ्यूचर में और बोरो करना हुआ तो इट कैन ईजिली डू। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने हैं डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो is long term debt upon shareholders fund. We know that long term debt is long term borrowing plus long term provision, and shareholders fund is equal to equity share capital plus preference share capital plus reserve and surplus. अगर formulas अच्छे से learn हैं तो रेशियो कैलकुलेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म डेट की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है, और शेयर होल्डर्स फंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करने की मैं एक अप्रोच लगा सकता हूं। आई कैन ऑल्सो से दैट शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन को हमें यूटिलाइजेशन कराओ। एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज इज कैपिटल। दोस्तों टोटल एसेट्स हमें पता चल जाएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, जो लास्ट में हमें यहाँ दे रखे हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। सो टोटल एसेट्स वुड बी 1,80,000 प्लस 45,000। टोटल एसेट्स हो जाएंगे 2,25,000 के। इसमें से आउटसाइडर्स लाइबिलिटी सबट्रैक्ट करनी है। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी वुड कंप्राइज करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म डेट, दैट मीन्स टोटल डेट, राइट। तो यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है 1 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये हमारा लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा। सो लॉन्ग टर्म डेट इज बेसिकली 1,50,000 एंड ऑल्सो करंट लाइबिलिटीज इज 25,000, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1,50,000 प्लस 25,000, इससे निकल जाएगा 1,50,000 प्लस 25,000, 1,75,000 की आ जाएंगी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा हमारा 50,000 का। शेयर होल्डर्स फंड वुड कम एज 2,25,000 के टोटल एसेट्स है, इसमें से 1,75,000 तो आउटसाइडर्स फंड है। 2,25,000 माइनस 1,75,000 तो 50,000 के शेयर होल्डर्स फंड हो जाएंगे। फॉर्मूले में फिगर्स प्लेस कर देते हैं, तो लॉन्ग टर्म डेट 1,50,000 का है और शेयर होल्डर्स फंड जो है वो है 50,000 का। तो डेट इक्विटी रेशियो 3:1 है, 3:1 है। ये कंपनी हाईली लीवर्ड है, इस कंपनी ने डेट आइडियल से ज़्यादा बोरो कर रखा है, नॉट अ गुड साइन फॉर द कंपनी। बी पार्ट सॉल्व करना है हमें, उसमें निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज सिंपली टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट्स हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, टोटल एसेट्स इज 2,25,000 एंड लॉन्ग टर्म डेट जो है वो भी अभी हमने कैलकुलेट किया है 1,50,000 का। तो 2,25,000 के जो एसेट्स हैं उसमें से 1,50,000 तो डेट से खरीदे हुए हैं। सो द रेशियो इज 1.5:1, 1.5:1। सी में प्रोप्राइटरी रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। प्रोप्राइटरी रेशियो भी कैलकुलेट हो जाएगा बहुत आसानी से। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड कह सकते हैं आप, अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड अभी हमने कैलकुलेट किया था एसेट साइड अप्रोच से, 50,000 के टोटल एसेट्स हैं। प्रोप्राइटर्स फंड है, टोटल एसेट्स 225 के हैं और टोटल एसेट्स यहाँ मैं लिख देता हूँ 2,25,000 के जो आपके टोटल एसेट्स हैं उसमें से 50,000 जो हैं सिर्फ उतने ही खुद के पैसों से खरीदे हुए, बाकी सब उधार के हैं। तो 0.22:1, दिस इज नॉट अ गुड साइन। ओनली 22%
ऑलमोस्ट 20% से बस थोड़ा सा ज़्यादा एसेट्स हैं जो आपके खुद के पैसों से खरीदे हुए, बाकी सब उधार के हैं. इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द कंपनी. यहाँ पर हमने दोस्तों तीनों रेशियोज इधर कैलकुलेट किए. चलिए एक और रेशियो प्रैक्टिस करते हैं हम. From the following balances obtained from the books of Hira Limited, calculate proprietary ratio. All right. सबसे पहले नीचे फॉर्मूला लिख देते हैं. proprietary ratio is equal to proprietors fund या shareholders fund upon total assets. मैं proprietors fund को रेड थीम से ले लेता हूँ. proprietors fund सीधा दे नहीं रखा है तो हमें पहले total assets निकालने पड़ेंगे. तो total assets चलिए कैलकुलेट करते हैं. total assets के लिए हमें एसेट्स दे रखे हैं जितने भी, उन्हें मार्क करते चलते हैं. तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, ये सभी एसेट्स में आ जाएगा. सो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि लास्ट टू फिगर्स को छोड़ दिया जाए, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को छोड़ दिया जाए, तो सब कुछ जो दे रखा है दैट इज टोटल एसेट्स ओनली. ऑल राइट गाइज, तो मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ. 3,40,000 प्लस 90,000 प्लस 4,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3,70,000 प्लस 6 lakh एंड देन 10 lakh. टोटल एसेट्स हियर इज 30 lakh. ये एकदम क्लियर हो गया. नाउ हमें शेयर होल्डर्स फंड निकालना है. तो यहाँ पर भी हमें एसेट साइड अप्रोच लगानी पड़ेगी. टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स liability. That I can say is total assets minus total debt. Now total assets here is 30 lakh और उसमें से total debt subtract करना है. तो total debt हो जाएगा non current liabilities and current liabilities का sum. Non current liabilities is 10 lakh and current liabilities is 6,20,000. So total debt हो जाएगा 16,20,000. सो 30 लाख माइनस 16,20,000, तो शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा 13,80,000. शेयर होल्डर्स फंड को उसकी जगह रख देते हैं 13,80,000. हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो निकल जाएगा 13,80,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख. तो प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया 0.46:1. तो 46, ऐसा कहा जा सकता है कि 46% ऑफ द एसेट्स इज फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स फंड, है ना, खुद के पैसों से खरीदा हुआ है. तो बहुत ही कन्वीनियंट क्वेश्चन था. पहले एसेट्स की टोटल ली, उसमें से टोटल डेट सबट्रैक्ट किया तो शेयर होल्डर्स फंड आ गया और फिर प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा निकल गया यहाँ पर. सो दोस्तों चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर. अच्छा क्वेश्चन है ये. यहाँ पे रेशियो हमें पहले से बता रखा है एंड वी हैव टू अप्लाई सम मैथमेटिकल स्किल्स टू रीच टू अ सॉल्यूशन एंड फाइंड सम मिसिंग फिगर्स. देखिएगा दोस्तों, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ग्रेग फूड्स लिमिटेड. वेरी वेल. इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है. ये तीनों चीजें पढ़ते ही आपके मन में आ गया होगा कि सर शेयर होल्डर्स फंड तो निकल जाएगा. इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, करंट एसेट्स दे रखे हैं और कह रखा है प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो 0.8:1 है. सबसे पहले जो इस रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है उस रेशियो को लिख लेते हैं. प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स. नाउ प्रोप्राइटर्स फंड हमें पता चल जाएगा, टोटल एसेट्स हमें नहीं पता है, एंड विच इज इक्वल टू 0.8/1. नाउ वी नो दैट प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. And we know proprietors fund from here: equity share capital, preference share capital and reserve and surplus, the first 3 elements of the question. तो एक बार proprietors fund को उसकी जगह पर लिख देते हैं. proprietors fund हो जाएगा 1 lakh plus 40 plus 60 that is 2 lakh. proprietors fund तो हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल गया है, ठीक है ना. मैं कैलकुलेशन शो नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऊपर मार्क कर दिया है उसे. टोटल एसेट्स वी डोंट नो. सो बाय दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट टोटल एसेट्स, है ना. यहाँ से हम टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल एसेट्स वुड बी इक्वल टू टोटल एसेट्स इंटू 0.8 इज इक्वल टू 1 लाख. तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.8 आंसर आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है दोस्तों, एक स्टेप चलिए मैं लिख ही देता हूँ. टोटल एसेट्स इंटू 0.8 इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 1.
which is 2 lakh. So now total assets would be equal to 2 lakh divided by 0.8 which is 2,50,000. So total assets हो गए हमारे 2,50,000 के. देखते हैं क्वेश्चन में और क्या मांगा है. There are no fictitious assets. Calculate the value of fixed assets of the company. Okay. So total assets is equal to fixed assets plus long term investments plus current assets. हमें फिक्स्ड एसेट्स नहीं पता है, कैलकुलेट करने हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं. इन्वेस्टमेंट्स हैं 30,000 के. आई एम अज्यूमिंग दैम टू बी लॉन्ग टर्म. तो 30,000 के हो गए. एंड प्लस करंट एसेट्स एकदम अच्छे से हमें सर्व कर रखा है. करंट एसेट्स हैं 70,000 रुपीज़ के. करंट एसेट्स हो गए 70,000 के. और हमारा जो टोटल एसेट्स है वो अभी हमने कैलकुलेट किया है 2,50,000 का है. सो fixed assets would be equal to 2,50,000 minus 1 lakh, that is 1,50,000. तो ये जो मिसिंग फिगर था ये हमने कैलकुलेट कर लिया. रेशियो को हमने कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया है, जो प्रोप्राइटरी रेशियो उसे हमने यूज़ किया है. दोस्तों अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे जो हर बार आता है. मतलब रेशियो हमें दे रखा है और हमें इम्पैक्ट बताना है कि उस रेशियो से क्या इम्पैक्ट आएगा प्रोप्राइटर्स फंड पे एंड ऑल दी मतलब वो उन ट्रांजैक्शन की वजह से प्रोप्राइटरी रेशो पे क्या इम्पैक्ट आएगा. मैथमेटिकल आंसर देना है हमें. मैथमेटिकल आंसर से मेरा मतलब है कि प्रोप्राइटरी रेशो मैथमेटिकली इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या अनचेंज्ड रहेगा. तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यही है कि आपको जो भी प्रोप्राइटरी रेशो दे रखा है पहले आप उसे फिगर्स में अज्यूम कर लीजिए. तो यहां पे दे रखा है कि अज्यूमिंग दैट प्रोप्राइटरी रेशियो इज 0.6:1. सो सबसे पहले हमें दे रखा है प्रोप्राइटरी रेशियो. एंड प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड यानी कि शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स. और ये है 0.6:1. सो आई एम अज्यूमिंग दैट माई प्रोप्राइटर्स फंड आर 6 लाख. आप कोई और फिगर भी ले सकते हैं, बस रेशियो यही रहना चाहिए. एंड टोटल एसेट्स आर 10 लाख. दिस इज वी आर अज्यूमिंग से फॉर एग्जाम्पल, राइट. ये हमने अज्यूम कर लिया. ठीक है भाई. अब देखते हैं क्या क्या इम्पैक्ट आएगा अलग अलग सिचुएशन का. फर्स्ट सिचुएशन में ये कहते हैं कि नए इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं फॉर कैश. ऑल राइट. सो फर्स्ट है इशू हुआ है ऑफ इक्विटी शेयर एंड दैट टू फॉर कैश. इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, इसकी वजह से ये होगा कि शेयर होल्डर्स फंड बढ़ जाएगा क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और टोटल एसेट्स भी बढ़ जाएंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही और टोटल एसेट्स भी बढ़ जाएंगे क्योंकि कैश बढ़ेगा. तो मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ के हुए हैं ये, तो बेसिकली 6 लाख प्लस 1 लाख हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा. एंड 10 लाख प्लस 1 लाख हो जाएगा. तो नया रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 लाख अपॉन 11 लाख. एंड 7 डिवाइडेड बाय 11 आप करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि रेशियो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया. 0.6 की जगह ये 0.63:1 हो गया है. तो हमें सिंपली आंसर देना है कि इम्प्रूव होगा या डिक्रीज होगा. तो ये इम्प्रूव हो जाएगा. तो अगर दोनों एलिमेंट्स बढ़ते हैं तो ये इम्प्रूव हो जाता है. इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, इसका भी मैं अगर इम्पैक्ट की बात करूं दोस्तों तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगी यानी शेयर होल्डर्स फंड बढ़ेगा. और मशीनरी परचेज करिए तो टोटल एसेट्स बढ़ेंगे क्योंकि मशीनरी आ जाएगी. तो इसका भी आंसर सेम ही रहेगा, ये इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं. इशू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि शेयर होल्डर्स फंड में कोई चेंज नहीं आएगा, पर टोटल एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या असर आता है. थर्ड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं तो शेयर होल्डर्स फंड तो 6 लाख का 6 लाख ही है, पर नीचे 11 लाख हो गया. ऑफ कोर्स अब ये रेशियो डिक्रीज हो जाना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है. तो ये हो जाएगा 0.54:1 एंड ये डिक्रीज हो चुका है 0.6 की जगह. ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है पर न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है.
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश की बात करिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर का रीपेमेंट किया है तो शेयर होल्डर्स फंड में कोई चेंज नहीं आएगा, पर टोटल एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि कैश रिड्यूस हो रहा है, तो ये रेशियो अब इम्प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड तो 6 लाख के 6 लाख ही रहने हैं, पर 10 लाख की जगह अब मेरा टोटल एसेट जो है वो 9 लाख रुपए का ही रहा है। मान लीजिए 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स अगर रिडीम हो गए हैं तो 6 डिवाइडेड बाय 9, नाउ माई रेशियो इज 0.66:1, सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमारा रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा, रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर, कहने का मतलब यह है कि डिबेंचर्स चले जाएंगे और प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि शेयर होल्डर्स फंड जो हैं वो बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ रही है, राइट। पर टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम रह रहा है। तो मान लीजिए कि 6 की जगह वो 7 के हो गए 1 लाख के, तो 7 डिवाइडेड बाय 10 रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा। हमारा जो रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो वो इम्प्रूव हो जाएगा। अगला है बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर बाय अ कंपनी। बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर का मतलब है कि कंपनी अपने ही शेयर्स परचेज कर लेती है। वैसे बायबैक आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, बट फिर भी बायबैक की एक पॉसिबिलिटी होती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स को यूटिलाइज करके किया जा सकता है। इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और रिजर्व एंड सरप्लस जो हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस जो हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, पर साथ ही जो है कैश जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज कंपनी इज बाइंग इट्स ओन शेयर। तो दोस्तों रिजल्टेंट क्या रहेगा कि शेयर होल्डर्स फंड भी कम हो गया है और साथ ही कैश भी कम हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस का रिड्यूस होना, चलिए आप उसकी जगह एक नया रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। शेयर कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि कंपनी ने अपने खुद के ही शेयर्स बाय कर लिए, बट उसके लिए पैसा लगता है। तो दोनों ही एलिमेंट रिड्यूस हो रहे हैं और दोनों ही एलिमेंट रिड्यूस होते हैं तो मान लीजिए कि जो 6/9 था, 6 लाख में से 1 लाख का बायबैक हुआ और 10 लाख में से भी 1 लाख का बायबैक हुआ, तो रेशो इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 9, तो रेशो रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों में से ही कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों ही आइटम्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो रेशो रिड्यूस हो जाएगा। 0.55:1 इट इज़ रिड्यूसिंग, राइट। तो यहाँ पर जो है रेशो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश, फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश परचेज किया तो शेयर होल्डर्स फंड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर टोटल एसेट्स के अंदर क्या होगा कि फिक्स्ड एसेट्स बढ़ जाएंगे और कैश रिड्यूस हो जाएगा। तो एक्चुअली उनमें भी कोई चेंज नहीं है, तो रेशो में भी कोई चेंज नहीं रहेगा, नो चेंज इन रेशो। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब है कि शेयर होल्डर्स फंड में तो कोई चेंज नहीं है, चेंज आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लॉन्ग टर्म डेट में, और टोटल एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर सेम रह रहा है, तो रेशियो रिड्यूस हो जाएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 80,000, कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 18,000, ये 9th वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 1 लाख के फिक्स्ड एसेट्स को आपने सेल किया है आई थिंक 80,000 पे, ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है। कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 80,000, वेरी वेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लॉस ऑन सेल हो जाएगा, लॉस ऑन सेल हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स का, दैट इज 20,000। एंड इसकी वजह से क्या होगा कि रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस रिड्यूस हो जाएगा तो शेयर होल्डर्स फंड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा शेयर होल्डर्स फंड है जो कि 6 लाख रुपीज़ का था, उसमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 20,000 रुपीज़ का। पर वहीं मैं बात करूं टोटल एसेट्स की, तो टोटल एसेट्स जो मेरे 10 लाख के हैं उसमें अब 80,000 का कैश प्लस हो जाएगा। तो 5,20,000 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 10,80,000 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेट्स कैलकुलेट 5,20,000 डिवाइडेड बाय 10,80,000, तो ये रेशो 0.48:1 हो गया है और ये रिड्यूस हो गया है। मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया, उससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करी हमने। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 2 लाख फॉर 2,50,000, तो यहाँ पर एक नया चेंज है कि यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है।
प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है 50,000 का, इसकी वजह से रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा और उसकी वजह से शेयर होल्डर्स फंड बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर हो जाएंगे 6 लाख प्लस 50,000 के रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो जाएंगे और 10 लाख के जो नॉन करंट एसेट्स हैं, जो हमारे 10 लाख के टोटल एसेट्स हैं, उसमें 2.5 लाख का इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इतने में बिका है वो। सो 6,50,000 अपॉन 12,50,000 हो जाएगा। सो 6,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000, तो आंसर आ जाएगा 0.52:1 एंड दैट इज रिडक्शन इन दी रेशियो, दैट इज रिडक्शन इन दी रेशियो। तो यहाँ पे भी रिड्यूस हो जाएगा। इशू ऑफ बोनस शेयर्स हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम फ्री में शेयर देते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, पर इसका पैसा कहाँ से आएगा? पैसा रिजर्व एंड सरप्लस से आएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस यूटिलाइज हो जाएंगे। दैट मीन्स शेयर होल्डर फंड में अल्टीमेटली कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसी का एक एलिमेंट बढ़ रहा है और वहीं दूसरा एलिमेंट कम हो रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो रिजर्व एंड सरप्लस कम हो रहा है, तो कोई चेंज नहीं है। टोटल एसेट्स में कोई भी चेंज नहीं है, प्लस टोटल एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं है, तो रेशियो में अल्टीमेटली कोई चेंज नहीं आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं देख लेना है। मैं हर बार बोलता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस वाज आवर प्रोप्राइटरी रेशियो के हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर थर्ड रेशियो है, उसके क्वेश्चंस इस वीडियो में प्रैक्टिस किए। अगले वीडियो में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कवर कर लूँगा। उसके ज़्यादा क्वेश्चन करने नहीं, हमें 2-3 क्वेश्चन ही हम करेंगे। तो अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। आई विश दैट यू हैव अ ग्रेट डे टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।